डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्नो मैथ गुरु पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। कहीं ऐसा ना हो कि आप एग्जाम में 100 नंबर लाने से चूक जाएं। आप हमारी वीडियो को अंत तक देखें और हमारे जो क्वेश्चन समझाने वाले हैं उसको अच्छी तरीके से आप समझें। किसी भी टॉपिक को आज हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 4 10th क्लास की एक्सरसाइज 4, जिसका नाम क्या है, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण। पिछली वीडियो में हम 3 प्रश्नावली आपको पढ़ा चुके हैं। तो किसी भी टॉपिक को यानी किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसका जो टॉपिक है उसको समझना बहुत ही जरूरी होता है। किसी भी टॉपिक को, अगर कोई टॉपिक आपके समझ में आ चुका है, जैसे ये दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण है, तो वास्तव में आप जानते हैं कि ये समीकरण क्या होते हैं, इनकी प्रकृति कैसी होती है, इनका व्यापक रूप क्या होता है, तो आप इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए आगे हम पढ़ते हैं इसको कि दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण जो है वो क्या होते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होते हैं। आप सभी को पता है कि एक्सरसाइज 4 में से हर बार एग्जाम में एक 6 नंबर का जो क्वेश्चन है आलेखीय विधि से हल करने के लिए आता है, और वो आज हम यहाँ पर आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखें। दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण, दो का मतलब आप जानते हैं, चर का मतलब क्या होता है, जो चर होते हैं एक्स वाई जेड जो क्वेश्चंस में आते हैं, बीजगणित व्यंजकों में आते हैं, वो हमारे चर हैं। दो चर होंगे एक्स और वाई। अब एक्स और वाई की जगह कुछ भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का मतलब है इन समीकरणों का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कि इन समीकरणों के व्यापक रूप क्या होते हैं। जैसे आपके लिए द्वैघात बहुपद के व्यापक रूप पढ़ाए गए थे, ax² bx+c, उसी तरीके से इनके भी द्वैघात यानी कि व्यापक रूप होते हैं इनके। a1x + b1y + c1 = 0 समीकरण है तो बराबर 0 लगाएंगे हम। उसके बाद दूसरे समीकरण के लिए व्यापक रूप a2x + b2y + c2 = 0 है। एक समीकरण के लिए a1 b1 और c1, और दूसरे समीकरण के लिए a2 b2 और क्या लिखते हैं हम यहाँ पर c2 लिखते हैं। सिंपल सा है। अब यहाँ दो चर कैसे, एक तो x है और दूसरा चर क्या है यहाँ पर y है, तो दो चर हो गए इसमें। और ये रैखिक समीकरण है क्योंकि जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, इस तरीके से एक सीधी रेखा प्राप्त हमें होती है। यहाँ पर सीधी रेखा प्राप्त होती है हमें ग्राफ बनाने पर, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण बोलते हैं। अब हमें किसी भी समीकरण को इस तरीके से देखकर अब ये a1 b1 और c1 आप यहाँ से चुन सकते हो। गुणांक है ये, x का गुणांक, y का गुणांक, और ये कोई अचर संख्या होती है हमारी यहाँ पर। अब हम हल की प्रकृति कैसे पता लगाएंगे कि हल की प्रकृति क्या होगी। तो हल की प्रकृति के लिए, हल की प्रकृति का मतलब होता है x का और y का जो मान आता है निकल करके, वह होती है हल की प्रकृति। हल की प्रकृति पता लगाने के लिए आपके लिए यहाँ 3 कंडीशन होती हैं। फर्स्ट कंडीशन होती है कि जब a1/a2 नॉट इक्वल होता है b1/b2 के, यानी a1 और a2 का मान रखेंगे, b1 और b2 का मान रखेंगे। अगर ये दोनों मान बराबर नहीं आते हैं, तो जब दोनों मान बराबर नहीं आते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारे जो हल हैं वो कैसे हल होंगे, अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब होता है जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, मतलब x और y का केवल एक मान निकल करके आएगा। और अद्वितीय हल होने का मतलब है, अगर हम ग्राफ की बात करेंगे तो हमारी जो रेखाएं हैं वो कुछ इस तरीके से काटेंगी, और यहाँ पर x का और y का कुछ क्या होगा, मान होगा। यानी कि हम समीकरण में केवल a1 गुणांकों का मान रखकर ये पता लगा सकते हैं कि उसका जो ग्राफ है वो कैसा बनने वाला है, ग्राफ कैसा निकल करके आएगा, ये चीज हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है, केवल एक हल होगा, यहाँ पर एक हल निकल करके आएगा इस तरीके से। यानी दोनों समीकरणों के जब हम रेखाएं जो ग्राफ है में बनाएंगे तो वहां पर दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर क्या करेंगी, काटेंगी। मतलब ये जो बिंदु है वो इस वाली रेखा पर भी है और इस वाली रेखा पर भी है, तो मतलब दोनों समीकरणों को ये क्या करेगा, संतुष्ट करेगा।
तो अद्वितीय हल का मतलब दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर काटेंगी। सेकंड कंडीशन होती है आपकी यहाँ पर कि जब a1 बट्टे a2 बराबर होता है b1 बट्टे b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होता है c1 बट्टे c2 के। मतलब a के और b के मान बराबर हैं, लेकिन c का जो मान है वो उनके बराबर नहीं है। तो इसका मतलब होता है कि कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं होने का मतलब है, अब हल कब होता है? जब दोनों रेखाएं क्रॉस करती हैं, काटती हैं, तभी तो हमारा हल होता है। जब रेखाएं काटेंगी तभी तो क्या होगा? हल होगा। अब हल नहीं होने का मतलब रेखाएं नहीं काटती हैं, और जो रेखाएं कभी काटती नहीं है उनको हम क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर रेखा। इसका अर्थ है कि जब कोई हल नहीं है तो ग्राफ में क्या प्राप्त होंगी? हमें ये दो समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। क्यों? क्योंकि कोई हल नहीं होने का मतलब है, अब हल कब होता है? जब रेखाएं काटती हैं। जब रेखाएं अब हल ही नहीं है तो इसका मतलब है हल नहीं है तो रेखा काटेंगी नहीं, और जो रेखा कभी काटेंगी नहीं वो रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर रेखाएं होती हैं, एक रेल की पटरी की तरह होती हैं। वो रेखाएं कभी नहीं काटती हैं। कोई हल नहीं होता है तो रेखाएं कैसी प्राप्त होती है? समांतर। वो ग्राफ में हमारे में रेखाएं काटती नहीं है। यहाँ पर तीसरी कंडीशन होती है आपकी कि जब ये तीनों बराबर होते हैं, ए बी और सी, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। जब तीनों के मान, तीनों गुणांकों जो भिन्न रूप है वो समान आते हैं तो इसका मतलब है कि अनंत हल है। अनंत हल का मतलब है बहुत सारे हल हैं। एक बिंदु पर रेखा काटती है तो एक हल है। अब बहुत सारे हल का मतलब क्या है? कि रेखाएं बहुत सारे बिंदुओं पर काटेंगी। एक बिंदु पर रेखा काट रही है तो इसका मतलब क्या? अद्वितीय हल है, एक हल है। कोई हल नहीं है मतलब रेखाएं काट नहीं रही हैं, मतलब समांतर रेखाएं आएंगी ग्राफ में। अनंत हल होने का मतलब बहुत सारे हल निकलने वाले हैं यहाँ पर x और y के, तो इसका मतलब बहुत सारे हल का मतलब है रेखाएं बहुत सारे बिंदुओं पर काटेंगी। और जब दो रेखाएं एक से अधिक बिंदुओं पर काटती हैं तो इसका मतलब क्या होता है? कि वो दोनों रेखाएं क्या हैं? एक दूसरे के कहां पर हैं? ऊपर हैं। भाई दो रेखाएं, जैसे ये दो रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं एक यहाँ बिंदु पर काट रही हैं। अगर एक से ज्यादा बिंदु पर काटना है तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे के कहां पर आएंगी? ऊपर आएंगी। अनंत हल होने का मतलब है कि रेखाएं एक दूसरे के कहां होंगी? ऊपर होंगी। और रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होने का मतलब है कि रेखाएं कैसी है? समपाती रेखाएं हैं। रेखाएं कैसी हैं आपकी? समपाती रेखाएं। तो आपको समझ में आना चाहिए यहाँ से कि जब a नॉट इक्वल b तो अद्वितीय हल का मतलब एक हल। एक हल का मतलब रेखाएं एक बिंदु पर काटेंगी। a बराबर b नॉट इक्वल c, इसका मतलब कोई हल नहीं। कोई हल नहीं का मतलब रेखा किसी भी बिंदु पर नहीं काटेगी, मतलब दोनों रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। रेखा नहीं काटेंगी तो समांतर होंगी। अब जब तीनों मान बराबर आ रहे हैं हमारे, a बराबर b बराबर c, तो इसका मतलब है अनंत हल, मतलब बहुत सारे हल। बहुत सारे हल का मतलब बहुत सारे बिंदुओं पर हमारी रेखाएं क्रॉस करेंगी। और जब रेखाएं एक से ज्यादा बिंदु पर क्रॉस करती हैं तो इसका मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे के कहाँ होंगी? ऊपर होंगी। और जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती हैं तो इसका मतलब हमारे ग्राफ में जो रेखाएं हैं वो कैसी आएंगी? समपाती रेखाएं निकल करके आएंगी। तो ये स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि हल की प्रकृति कैसी होगी। तो आगे हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 पर। वहां पर 4.1 सॉल्व करेंगे आज हम यहाँ पे। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, समीकरण है और उसमें बताना है कि युग्म संगत है। अब यहाँ जो युग्म संगत वाली बात है, हल है तो युग्म कैसे हैं? संगत हैं। हल नहीं है तो युग्म संगत नहीं है। संगत और असंगत होने का क्या मतलब होता है वो हम आगे क्वेश्चन में देख लेंगे हम यहाँ से। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 और यहाँ पर डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या बताना है? हमें तुलना करने के बाद, अनुपात जो है एबीसी के तुलना करने के बाद उन समीकरणों के युग्म संगत हैं, यानी कि हल कैसे हैं, ये एक्चुअल में यही बताना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 3y बराबर 8, 2x माइनस 3y बराबर 8। और यहाँ से सेकेंड क्वेश्चन इसके आगे समीकरण जो है सेकेंड इसके आगे लिखते हैं 4x माइनस 6y बराबर 9, 4x माइनस 6y बराबर 9। तो जो व्यापक रूप है उसके अनुसार इसको लिखें। तो 2x माइनस 3y, 8 को यहाँ लेकर के आएंगे क्या हो जाएगा -8, यहाँ 0 बचेगा। उसी तरह दूसरे समीकरण में 4x माइनस 6y, 9 को यहाँ लेकर के आएंगे क्या हो जाएगा -9। तुलना के रूप में अगर हम लिखें तो a1x b1y c1, और दूसरे समीकरण में a2 ये b2 और ये किसका मान हो गया c2 का मान। तुलना करते हैं हम यहाँ से। अब यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर आपके क्वेश्चन में जो हर एक स्टेप है क्वेश्चन का वो क्लियर होना चाहिए। तुलना करेंगे अब यहाँ पर, तो तुलना जब करेंगे तो यहाँ से a1 बट्टे a2, a1 का मान कितना है आपका 2 है, a2 का मान कितना है आपका 4 है, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया आपका a1 अपॉन a2, यहाँ से काट देंगे इनको तो मान कितना आएगा 1/2 आएगा। फिर निकालते हैं आपका b1 बट्टे b2, b1 का मान कितना है आपका -3 है, b1 का मान कितना है -3, और b2 का मान कितना है आपका -6 है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 3 दूने 6, 1/2 आएगा। तो इसका मतलब a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 के बराबर आ रहा है, और जब a b के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब c और निकालना पड़ेगा, चेक करना होगा c बराबर है या नहीं है। तो यहां से निकालेंगे c1 बट्टे c2, c1 का मान कितना है आपका -8, c2 का मान कितना है आपका यहाँ से -9 है, c2 का मान -9, c1 का मान -8, माइनस से माइनस काट देंगे और ये यही रहेगा 8/9। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये मान a1/2 b1/2 के बराबर है, लेकिन वो c1/2 के बराबर नहीं है। तो आगे हम लिखेंगे यहाँ से कि अतः a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 के। तो ये हमारी कौन सी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन है हमारी। और तीसरी कंडीशन का मतलब है कि जब a b के बराबर है लेकिन c के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है क्या होता है, इसका मतलब यह है कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। अब हल नहीं है, अब हल है तो समीकरण कैसे होते हैं आपके संगत होते हैं, अब हल नहीं है तो समीकरण युग्म कैसे होंगे असंगत। तो नीचे लिखेंगे हम अतः समीकरण युग्म असंगत होंगे, समीकरण युग्म कैसे होंगे आपके असंगत, समीकरण युग्म असंगत हैं। अब आप एक चीज और समझ लें कि यहाँ कंफ्यूजन है बच्चों को कि असंगत और संगत का मतलब क्या है। यहाँ संगत का मतलब ये होता है कि जो x और y के मान पहले समीकरण में है वही x और y के मान दूसरे समीकरण में भी हैं। और असंगत का मतलब, असंगत कब होता है जब हल नहीं होता है। असंगत का मतलब यह है कि यहाँ पर x और y के मान अलग आने वाले हैं और यहाँ पर x और y के मान अलग आने वाले हैं। तो इस तरीके से तुलना करके जो 3 फॉर्मूले आपको शुरुआत में लिखाए वहां से हम पता लगा सकते हैं कि अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, या फिर अनंत हल है। इसके बाकी के क्वेश्चंस पहले के जो है आप इसी तरीके से आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहां से। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए और हल की क्या बताइए, प्रकृति बताइए। अब ध्यान रखें आगे जो ये सेकंड जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर का आता है पेपर में, 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और इन्हीं में से एक क्वेश्चन वहां पर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आगे वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप इस क्वेश्चन को क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ग्राफीय विधि से हल करने हैं रैखिक समीकरण
ग्राफीय विधि से हल कर प्रकृति बताइए। ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करने के बाद में उसकी प्रकृति हमें बतानी है। तो समीकरण लिख लेते हैं। यहां से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस वाई बराबर 3, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां से दूसरा समीकरण है 3x माइनस 2y बराबर 4। 3x माइनस 2y बराबर 4। अब यहां से इन दोनों समीकरणों में यहां पे लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 3 और दूसरा समीकरण 3x माइनस 2y बराबर 4।